मिला टाइम्स में खुश आमदीद। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना फैसला महफूज कर लिया है। अब सवाल यह है कि फ़ैसला क्या आ सकता है, किस तरह की राहत मिलेगी, और जब तक फ़ैसला नहीं सुनाया जाता उस दौरान या इस ड्यूरेशन में मुस्लिम तंजीमों को, मुस्लिम पिटिशनर को, मुसलमानों की तरफ से पेश होने वाले वकीलों को और मुस्लिम रहनुमा को क्या करने की ज़रूरत है। एक बात याद रखिए, कई मरतबा ऐसा हुआ है कि तमाम दलीलें मुसलमानों की मानी गई है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी तस्लीम किया है, इसके बावजूद मेजॉरिटी की आस्था का ख्याल रखते हुए उनके हक में फ़ैसला सुनाया गया। और फ़ैसला इस वजह से सुनाया गया क्योंकि मुस्लिम उलमा ने, मुसलमानों के रहनुमा ने, मुस्लिम तंजीमों ने अपनी तरफ से कमज़ोरी दिखाई, अपनी तरफ से साफ लफ्ज़ों में कह दिया सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आएगा वो हमें मंजूर होगा। लेकिन दूसरी तरफ से कहा जाता रहा कि अगर हमारे हक में फ़ैसला आएगा तो हमें मंजूर, वरना हम इस फैसले के खिलाफ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी चैलेंज करेंगे। और यही कमज़ोरी दिखाई थी मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद केस में, जिसका नतीजा यह हुआ कि मुसलमानों की तमाम दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तस्लीम किया, एक्सेप्ट किया। इसके बावजूद मुसलमानों के हक में फ़ैसला नहीं सुनाया गया। और बार बार मुस्लिम रहनुमा, इंटेलेक्चुअल, दानिश्वर इस बात का तस्करा भी करते हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर 3 दिनों तक पूरी मजबूती के साथ बहस हुई। 20 मई को, 21 मई को और 22 मई को। 20 मई को मुस्लिम पिटिशनर की तरफ से तमाम लॉयर्स ने मजबूत दलीलें पेश की। उसके बाद 21 मई को सरकारी वकील तुषार मेहता ने अपनी दलील पेश की और इस कानून को सही साबित करने की कोशिश की। सरकार का जो जवाब था वो जवाब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पेश किया। उसके बाद 22 मई को शुरू में तुषार मेहता ने अपनी दलीलें दी, लेकिन आखिर के तकरीबन 40 मिनट के दौरान मुस्लिम पिटिशनर की तरफ से एडवोकेट कपिल सिब्बल, राजीव धवन, हुज़ैफ़ अहमदी, एमडार या अभिषेक मनु सिंघवी ने मजबूती के साथ दलीलें पेश की। सरकारी वकील की तमाम दलीलों को काउंटर किया, उनकी हर एक बात का जवाब दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी सीरियस लिया, उन्होंने सख्त क्वेश्चन किया सरकारी वकील से और लगने लगा कि जिस नहज पर, जिस रास्ते पर साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस खन्ना ने फैसला सुनाया था, इंतरिम रोक लगा दिया था, वही अब भी होने वाला है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने तो ये साफ कर दिया है कि वो इंतरिम रिलीफ पर फैसला सुनाएंगे, यानी मुकम्मल कानून पर अभी फैसला नहीं सुनाएंगे। अब इसका 3 मतलब है, या तो जो फैसला पहले से है यानी अंतरिम रोक जो लगा हुआ है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर, BR गवई भी उसी को बाकी रखेंगे और उस स्टे को बाकी रखते हुए इस पूरे कानून को चैलेंज करने के लिए या इस पूरे मामले की सुनवाई के लिए एक लार्जर बेंच की तश्कील दे देंगे, जहां इस पूरे मामले की सुनवाई होगी और कई साल इसमें लगेंगे। दूसरा मामला BR गवई ये कर सकते हैं कि सेक्शन में जो कुछ गलत है, जहां आइन का वायलेशन है, जहां आइन की खिलाफ वर्जी है, उसके बारे में कहा जाएगा कि इस पर स्टे लगाया जाएगा। क्योंकि सरकारी वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कई बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने ये कहा कि अगर आपको लगता है कि कोई सेक्शन गलत है, कोई दफ़ा इसमें गलत है, वो आइन के खिलाफ है, उससे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है, तो आप उसको रोक दीजिए, उसको इस कानून से अलग करने का फैसला सुनाइए। लेकिन पूरे कानून पर स्टे लगाना और पूरे कानून को रिजेक्ट करना सही नहीं होगा। तीसरा फैसला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से यह सुनाया जा सकता है कि वो इस पूरे कानून को दोबारा पार्लियामेंट के हवाले कर दें और पार्लियामेंट से कहे कि इस कानून में कुछ खामियां हैं, इस कानून में कुछ बातों की वजाहत नहीं है, कुछ चीज़ें झोल है, लिहाजा पार्लियामेंट दोबारा से बिल ड्राफ्ट करे, दोबारा से पार्लियामेंट में उस बिल पर बहस हो, वोटिंग हो और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस तय कर देगी, वाज़ेह कर देगी कि जो नया अमेंडमेंट बनेगा, जो नया बिल आएगा पार्लियामेंट में, तो उसमें ये चीज़ें वाज़ेह तौर पर मौजूद होनी चाहिए। तो ये 3 चीज़ें मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सुनवाई मुकम्मल हो चुकी है, फैसला सुरक्षित हो चुका है, फैसला सुनाया नहीं गया है और फैसला इसी लाइन पर सुनाया जाएगा। मुकम्मल कानून को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिजेक्ट कर दिया जाए, इस कानून को इलीगल करार दिया जाए, इसकी फ़िलहाल उम्मीद आप नहीं रख सकते हैं। यानी जो स्टे है 2 सेक्शन पर, वो स्टे बाकी रहेगा या दोबारा पार्लियामेंट को कानून
बनाने के लिए कहा जाएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट तय कर देगा कि इसमें से कुछ सेक्शन को हटा दिया जाए। अब जब तक फैसला सुनाया नहीं जाता उस दौरान मुसलमानों को कुछ काम करना होगा। पहला काम मिली तंजीमों को, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को करना होगा कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो एहतजाज चल रहा है, उस एहतजाज को तेज करना होगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करना होगा, सड़कों पर उतरना होगा, रैलियां करनी होगी और सोशल मीडिया के जरिए इस पूरे मूवमेंट को आगे बढ़ाना होगा। जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने वक्फ बचाओ आंदोलन का आगाज़ किया था 22 अप्रैल से, तो शुरू का पहला हफ्ता बहुत अच्छा जा रहा था, देश भर में माहौल बन गया था। लेकिन पहलगाम हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी और मुस्लिम तंजीमों ने कदम पीछे हटा लिया, मुल्क के साथ खड़े रहने का फैसला किया और वक्फ के खिलाफ जो आंदोलन था वो पीछे छूट गया। तो दोबारा से इस आंदोलन को उसी नहज पर लाना होगा, दोबारा से तहरीक शुरू करनी होगी और जब एक माहौल बनेगा तो जजेस तक बात पहुंचेगी और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। दूसरा काम, जो पिटिशनर हैं उनको सख्त नज़र रखनी होगी, उनको पूरी तैयारी करनी होगी, उनको हर तरह से अपने लॉयर्स के साथ मिल करके दलीलों को मजबूती के साथ पेश करना है। तीसरा काम, जो लॉयर्स है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पेश हुए, उनको मज़ीद इस बीच में अपनी तैयारी करनी होगी, क्योंकि जब फैसला सुनाया जाएगा तो उससे पहले भी एक दिन बहस होने का इम्कान है, फाइनल आर्गूमेंट लिया जाएगा, हर एक को दूसरे को काउंटर करने का और फाइनल बात रखने का मौका मिलेगा। तो जो कुछ सरकार की तरफ से काउंटर किया गया है, जिस तरह की दलीलें दी गई है, उन्होंने अपनी बात को सच साबित करने की कोशिश की है, तो मौका है कि उसका जवाब दिया जाए, उसकी तैयारी की जाए। क्योंकि दो चार ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको तुषार मेहता ने ला करके ये कोशिश की कि आइन का वायलेशन न बताया जाए। इस कानून में जो सबसे बेसिक पॉइंट है या जिस बुनियाद पर इस कानून को रद्द किया जाएगा वो बुनियाद यही होगा कि ये जो कानून है वो आइन के बुनियादी ढांचा के ख़िलाफ़ है, कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये कानून हो रहा है, वो मैटर नहीं करेगा। हिंदुओं को वक्फ बोर्ड का मेंबर बनाया जाए या ना बनाया जाए, ये ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। ये साबित करना होगा कि आइन के खिलाफ तो कानून नहीं है, क्योंकि ये उसूल भी है। शुरू में ही प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस बी आर गवई ने भी कई दिन इस बात का तस्करा किया और कहा कि पार्लियामेंट जो कानून बनाती है तो बुनियादी तौर पर वो कानून लीगल होता है, आइनी शक्ल इख्तियार कर लेता है, जब तक कि मजबूत दलील न दी जाए, उसको साबित न किया जाए कि ये आइन की बुनियादी ढांचा के खिलाफ है, आइन के बुनियादी आर्टिकल के खिलाफ है। और इसी को साबित करने की कोशिश की मुस्लिम पिटिशनर के लॉयर ने और कहा कि ये आइन के 25 के ख़िलाफ़ है, 26 के ख़िलाफ़ है, आइन के आर्टिकल 15 के ख़िलाफ़ है, आर्टिकल 14 के ख़िलाफ़ है, 29 के ख़िलाफ़ है, और भी लोगों ने दलीलें दी। और इसको अगर साबित कर दिया जाता है कि ये इन सब के ख़िलाफ़ है तो फिर इस कानून को रद्द कर दिया जाएगा। और इन्हीं सब से बचने के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक पॉइंट उठाया कि वक्फ इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है, लेकिन राजीव धवन ने इसको साबित किया। जबकि चीफ जस्टिस जो पटना हाई कोर्ट के साबिक रहे हैं इकबाल अंसारी साहब, उन्होंने मिल्ला टाइम्स के एक इंटरव्यू में कहा कि एसेंशियल पार्ट इस्लाम में कोई बहस नहीं है, ये अदालतों की तरफ से किया गया तबसरा है जिससे मुसलमानों को हमेशा नुकसान होता है। इस्लाम में जो चीज़ है वो है और जो नहीं है वो नहीं है। जो कुछ इस्लाम में है वो इस्लाम का माना जाएगा, खा उस पर कोई अमल करे या ना करे। तो ये उन्होंने वाज़े कर दिया और सही जवाब इसका यही है। दूसरा, उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि जब हिंदू कोड बिल लाया गया था तब मुसलमानों ने इसका विरोध क्यों नहीं किया, लोगों ने इसको क्यों 25 और 26 का वायलेशन करार नहीं दिया, और आज जब वक्फ बोर्ड को लाया गया तो क्यों इस तरह की बातें की जा रही है। तीसरी दलील उन्होंने ये देने की कोशिश की थी कि वक्फ बोर्ड अलग है, सेकुलर नौयत का है, और मस्जिद का, मदरसों का मामला अलग है। लेकिन इस बात में खुद तुषार मेहता फंस गए और अगले ही दिन उन्होंने कहा था कि हिंदू एंडोमेंट्स बोर्ड भी वेलफेयर कामों पर मुश्तमिल होता है। फिर इसको उन्होंने अलग अंदाज से घुमाने की कोशिशें की। तो अब तक दलीलें मुसलमानों के हक़ में हैं। मुसलमानों ने मजबूती के साथ, जो मुसलमानों के वकील हैं उन सब ने सॉलिसिटर जनरल को पूरी तरह काउंटर कर दिया। और जो सुप्रीम कोर्ट में आखिरी दिन सुनवाई हुई तो आखिरी मरहले में मुसलमानों का पलड़ा पूरी तरह भारी रहा। लेकिन अगर इस बीच के मरहले में
ज़बरदस्त तरीके से एहतजाज होता है, सड़कों पर उतर कर प्रोटेस्ट किया जाता है, लोग रैलियां निकालते हैं, जलसे जुलूस करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, तो यकीनी तौर पर इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। पिछले दिनों में कुछ जगहों पर एहतजाज भी हुआ है, जैसे इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में 22 मई को एक बड़ा एहतजाज हुआ, मुल्क भर के एमपीज़ ने उसमें शिरकत की, सिविल सोसाइटी ने शिरकत की और इस एहतजाजी जलसे को ऑर्गेनाइज़ किया था IMCR और APCR ने। इसी तरह हैदराबाद में ख़वातीन का एक बहुत बड़ा एहतजाजी जलसा हुआ और औरतों ने उस जलसे में शरीक होकर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की मुखालफत की है। तो ये जो प्रोटेस्ट का सिलसिला है उसको जारी रखना होगा। कहा जाता है कि जजेस कोर्ट रूम के बाहर देखते हैं और बाबरी मस्जिद की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। जमीयत उलमा हिंद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में और दूसरी जगहों पर बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जो फैसला आएगा वो हमें मंजूर होगा। दूसरी तरफ से यानी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, RSS और उन सब ने कहा हमारे हक में ही फैसला आना चाहिए, अगर नहीं आया तो हम इस फैसले को नहीं मानेंगे। और उसका नतीजा यह हुआ कि अदालत ने मुसलमानों के तमाम दावा को तस्लीम किया। बाबरी मस्जिद की तामीर खाली जगह पर हुई थी, मंदिर को तोड़कर नहीं बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के इस दावा को भी तस्लीम किया कि 1949 में बाबरी मस्जिद में राम का वजूद नहीं हुआ था, बल्कि दीवार को फांद कर यहाँ पर मूर्ति रखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह भी तस्लीम किया राम की जाए पैदाइश कौन सी जगह है, बाज़ाब्ता उसका कोई सबूत नहीं मिल सका। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह भी तस्लीम किया था 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया और ये जुर्म है, ये क्राइम है और जिन लोगों ने ये जुर्म किया उनको सज़ा मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा चलनी चाहिए। इन सब के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि मेजॉरिटी समाज की आस्था है कि यही जगह राम की जाए पैदाइश है, इसलिए यहाँ पर राम मंदिर की तामीर होगी और मुसलमानों को मस्जिद की तामीर के लिए दूसरी जगह दी गई। और मुसलमानों ने कह रखा था कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फैसला मानेंगे, इसलिए मुसलमानों ने मान लिया। इस फैसले को मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चैलेंज नहीं किया, लार्जर बेंच तश्कील देने की मांग नहीं की। अब वक्फ का जो मसला है उससे भी बड़ा मसला है। बाबरी मस्जिद का एक मसला था, एक सिंगल मस्जिद का मामला था, लेकिन वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से हरी झंडी मिल जाती है, इस कानून पर स्टे नहीं लगता, इस कानून को रिजेक्ट नहीं किया जाता है, तो फिर हर मस्जिद का जो मामला है वो खतरे में पड़ जाएगा, कब्रिस्तान का मामला खतरे में पड़ जाएगा। मुसलमानों के पास मुर्दों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान नहीं मिल पाएंगे, जो आपकी मस्जिदें हैं वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, दरगाहों पर बुलडोज़र चलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब भी जारी है लेकिन ये और ज़्यादा बड़े पैमाने पर शुरू हो जाएगा। और क्योंकि इस कानून की वजह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, जो दूसरे कानून है उसकी भी हैसियत ख़त्म हो जाएगी और किसी भी मस्जिद पर, किसी भी कब्रिस्तान पर, किसी भी मदरसा और दरगाह पर दावा किया जाएगा कि ये सरकार की ज़मीन पर बना हुआ है, DM का आदेश हो जाएगा और फिर उसके वक्फ का स्टेटस ख़त्म हो जाएगा। अब दौड़ते रहिए, अदालतों के चक्कर लगाते रहिए, जब तक बुलडोज़र चल जाएगा, चट्टील मैदान में उसको तब्दील कर दिया जाएगा और सरकारी ज़मीन का हिस्सा उसको करार दे दिया जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एक बाबरी मस्जिद का मामला था, यहाँ हज़ारों मस्जिद का अंजाम बाबरी मस्जिद जैसा हो जाएगा। इसलिए इस कानून पर स्टे लगना, इसका रिजेक्ट होना बेहद ज़रूरी है। और मैंने शुरू में आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जो 2 जजेस की बेंच है, अभी इनका क्या फ़ैसला हो सकता है, आगे क्या होगा उस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 3 दिन की जो कार्रवाई है, जो सुनवाई है, उस पर हमने तफसील से वीडियो बनाया है, बार एंड बेंच का हवाला दिया है, वहाँ पर जो जर्नलिस्ट मौजूद थे उनसे हमने बातचीत की है और मुकम्मल रेफरेंस के साथ हमारी वीडियोस मौजूद है। आप उसे ज़रूर एक बार देखें अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है।